जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे जियोग्राफी के इस क्लास में। तो हम सौरमंडल का अध्ययन कर रहे थे। सौरमंडल में हमने मरकरी और वेनस को देख लिया था। मरकरी बोले तो बुध और वेनस बोले तो शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह को अच्छे से देख लिया था। और आज जो हमारा ग्रह है वो बुध शुक्र के बाद क्या आता है? अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा ग्रह है जिसे हमें पढ़ना है वो क्या है? पृथ्वी, अर्थ। देखो, इसके लिए तो सबसे पहला पॉइंट ये हम आपको बोलेंगे कि अर्थ के बारे में हमें बहुत अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है? तो अर्थ के बारे में ही तो हमें पूरा जियोग्राफी में पढ़ना है। तो हमें इसकी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, इससे रिलेटेड अपने जो भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे ना, उसमें हमें अर्थ को ही तो पढ़ना है, उसकी सतह वतह जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमें जब ग्रह का अध्ययन करते हैं तो अर्थ भी एक ग्रह है, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। और बाकी अर्थ का जो बहुत सारा पॉइंट है वो अपन मतलब आगे देखेंगे जब हम फिजिकल जियोग्राफी शुरू करेंगे तो। ठीक है, तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी। पृथ्वी को तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह कहा, अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहां जीवन संभव है। जीवन संभव। सबसे पहला पॉइंट कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है। अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने सौर मंडल में जो 9 ग्रह है ना, सॉरी बाय द वे 9 ग्रह था, बट एक प्लूटो है जिसको हटा दिया गया है 2006 के सम्मेलन के अनुसार। क्यों हटा दिया गया है उसको भी हमें पढ़ना है, तो जब आगे पढ़ेंगे प्लूटो जब पढ़ेंगे तब हम उसमें देख लेंगे। तो अभी मान्यता अनुसार 8 ही ग्रह है। तो उस 8 ग्रह में से जो है ना, पृथ्वी सबसे अच्छा और सबसे प्यारा ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। जैसे मनुष्य जी रहा है इसी में बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, तो इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह का नाम दिया गया है। दूसरा, इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, राइट। ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जो है ना पृथ्वी पे 71% जल है। पृथ्वी पे क्या है? 71% जल पाया जाता है। 71% जल की उपस्थिति होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम? 71% जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, राइट। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो चूंकि पृथ्वी पे 71% जल है, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। सर्वाधिक मात्रा जल की होती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी के बाद जो है ना, पृथ्वी के पास अपना खुद का वायुमंडल है। पृथ्वी के पास क्या है? पृथ्वी के पास खुद का वायुमंडल है। खुद का पृथ्वी के पास खुद का वायुमंडल है। चूंकि बहुत सारे ग्रह के पास खुद का वायुमंडल नहीं है, और जीवन जीने के लिए क्या है? वायुमंडल का होना बहुत ही जरूरी है। तो पृथ्वी के पास खुद का वायुमंडल है, ये हमने देख लिया। ठीक है, इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं ये हमने देख लिया। उसके बाद जो है ना, पृथ्वी पर जो टोटल जल है, हमने क्या देखा? पृथ्वी पर 71% जल है, राइट। 71% जल में जो है ना, 97 से 98% जल, 97 से 98% जल समुद्री जल है, राइट। समुद्री जल बोले तो खारा जल बोलते हैं इसको। यानी देखो, इसमें समझना, समुद्र, ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। और पृथ्वी पे जो टोटल जल है, टोटल जल में से 97 से 98% जल कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। और बाकी जो 1 से 2% है, यानी कितना? 3 से, यानी ऐसा मान लो ना, 2 से 3% जल है जो हम यूज करते हैं, मनुष्य लोग या जो भी जीव जंतु है वो यूज करता है, जो पीने योग्य है। और उसी 2 से 3% में हम लोग जी रहे हैं ना, पीने योग्य जल जो है वो है। यानी ये पृथ्वी पे जो है टोटल जल का 97 से 98% जल समुद्र में पाया जाता है, जिसे हम खारा जल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे एक स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल होता है, एक स्थल मंडल है। स्थल मंडल का ये भूमि, इसको कोष्ठ में लिख देते हैं। स्थल मंडल मतलब भूमि। स्थल मंडल में क्या क्या शामिल है? स्थल मंडल में शामिल है पर्वत, पठार, पर्वत पठार,
यानी जे पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो पर्वत, पठार तथा बहुत सारे खनिज लवण, राइट, बहुत सारे खनिज लवण से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे देखो, ये आप कहने के लिए तो आप भूमि कहते हो इसको, लेकिन ये भूमि नहीं है। इस भूमि को जो है ना साइंटिफिक तरीके से खनिज लवण, बहुत सारे खनिज लवण के नाम, यानी भूमि में बहुत कुछ है। आप सोच नहीं सकते हो कि क्या क्या है, आप मतलब बहुत कुछ इसमें भूमि के अंदर मिलता है, यानी धरती के अंदर बहुत कुछ मिलता है जो मिट्टी है उसमें। तो स्थल मंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? पर्वत, पठार और बहुत सारे खनिज लवण से मिलकर बना है। ये हमने समझ लिया। उसके बाद हमने ये अद्भुत ग्रह ये देखा। उसके बाद क्या है? नीला ग्रह ये देखा। पृथ्वी के पास खुद का वायुमंडल है, ये भी देख लिया। स्थल मंडल है, ये भी देख लिया। उसके बाद क्या है? पृथ्वी के पास क्या है? खुद का एक वो है, पृथ्वी के पास खुद का एक उपग्रह है या प्राकृतिक उपग्रह है। खुद के एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिसको जो अपन यहाँ पे चांद बोलते हैं, मून, है ना। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के पास जो है ना चुंबकीय शक्ति है। पृथ्वी के पास क्या है? खुद का चुंबकीय क्षेत्र है। इसको कहाँ लिखे? चलो ठीक है, इसको अपन आगे नेक्स्ट पे लिखते हैं, राइट। इतना हमने समझ लिया। इतना एक बार फिर से देख लो। अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। नीला ग्रह है, क्यों नीला ग्रह है? क्योंकि यहाँ 71% जल उपस्थित है। जल की अधिकता के कारण ये ग्रह जो है ना अंतरिक्ष से नीला दिखता है, राइट। और उस नीले ग्रह में भी जो यानी जो जल है उसमें से भी पीने योग्य जल जो है वो 2 से 3% ही है। बाकी 97 से 98% क्या है? समुद्री जल है, यानी खारा जल है। ये देख लिया। पृथ्वी के पास खुद का वायुमंडल है, पृथ्वी स्थल मंडल है। स्थल मंडल जिसे यानी जो भूमि जैसे आप बोलते हो, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? पर्वत, पठार और बहुत सारे खनिज लवण से। खुद के पास नहीं, खुद नहीं बोलो, पृथ्वी के पास खुद का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये हमने देख लिया। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र है। एक काम करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के से पहले अपन पृथ्वी की संरचना की बात करते हैं। पृथ्वी की संरचना, राइट। ज़्यादा नहीं जानेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे, राइट। तो इसके 3 होते हैं आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना की हम बात कर रहे हैं, आंतरिक संरचना, राइट। क्या क्या होता है? एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस तरह से, जैसे देखो, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। इस तरह से पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। देखो, पृथ्वी के क्रस्ट में क्या है? पृथ्वी के क्रस्ट जो ऊपर वाला, जैसे पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें क्या होता है? पृथ्वी के क्रस्ट किसको बोला जाता है? हमने क्या बताया? पृथ्वी की संरचना में जो क्रस्ट है उसको क्या बोला जाता है? ऊपरी सतह है क्रस्ट, और मेंटल क्या है? मध्य वाला सतह। यानी क्रस्ट ये है, ठीक है। ये क्या है? क्रस्ट है। ये क्या है? मेंटल है। पागल वाला मेंटल नहीं, इसको मेंटल ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? कोर है। ये पृथ्वी है। ये टोटल जो है इसको क्या बोलोगे आप? पृथ्वी। तो देखो, हमने क्या देखा? सबसे पहले हम क्रस्ट देखते हैं। तो क्रस्ट में जो है ना ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, राइट। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद यानी इसमें मिट्टी में जो ऊपरी वाला जो सतह है ना उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है? इसके बावजूद इसमें और क्या होता है? सिलिका तथा एल्यूमिनियम। सिलिका तथा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है, यानी भरपूर मात्रा में है। यानी जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है ना, ऊपरी वाला सतह, ऊपर का भाग जो है, पृथ्वी को 3 तरीके से हमने डिवाइड किया। तो जो सबसे ऊपरी वाला जो परत है उसमें ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा वैसे तो, बाकी उसके अलावा सिलिका तथा एल्यूमिनियम है। इसीलिए इसको जो है ना क्रस्ट को सियाल कहा जाता है। सियाल कहा जाता है। सियाल क्यों? Si फॉर सिलिका और Al फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? मेंटल।
क्रस्ट के बाद क्या है, मेंटल। पृथ्वी का मेंटल क्या है, पृथ्वी का मेंटल जो है वो मिडिल वाला भाग है, राइट। मेंटल मिडिल वाला भाग है, जो क्या होता है, इसका जो ऊपरी वाला सतह है ना मेंटल का, वो पिघली अवस्था में है और यहाँ मैग्मा की उपस्थिति है, मैग्मा की उपस्थिति है, पिघली अवस्था में मैग्मा उपलब्ध है यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, इसके अलावा जो मेंटल है यानी बीच वाला जो पार्ट है उसमें मैग्मा की उपस्थिति है, और उसके अलावा इसमें सिलिकॉन तथा और क्या है, मैग्नीशियम, राइट। सिलिका तथा मैग्नीशियम है, जिसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीमा। इसे सीमा भी कहा जाता है। सीमा कोई लड़की वर्की का नाम सीमा नहीं, सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यानी ये सिलिका और क्या है, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है मेंटल में, राइट। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोर। कोर में क्या पाया जाता है, कोर को नीफे कहा जाता है, राइट। नीफे, Ni निकेल और Fe आयरन जिसे लौ कहा जाता है, लौ। यानी कोर में क्या है, निकेल और आयरन यानी लौह की उपस्थिति भरपूर मात्रा में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोर को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी संरचना है थोड़ा बहुत, बाकी इसकी संरचना हम भूआकृति जब पढ़ेंगे, भूआकृति विज्ञान, उसमें देखेंगे। फिजिकल भूगोल जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला दिन हम यही पढ़ेंगे, है ना। तो हमने क्या देखा, पृथ्वी की संरचना में आंतरिक संरचना 3 तरीके से डिवाइड है। सबसे पहला क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो सबसे बाहरी वाला भाग है, यहाँ से देख सकते हो, क्रस्ट सबसे बाहरी वाला भाग है, इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रचुरता है, जिसलिए इसे शियाल कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा मेंटल में मैग्मा की उपस्थिति है, और मेंटल इसके अलावा इसमें क्या है, सिलिका तथा मैग्नीशियम है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सीमा कहा जाता है। तीसरा हमने कोर देखा, कोर में क्या उपस्थित है, निकेल और आयरन जिसे लौह कहा जाता है, इसलिए इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट और देखते हैं पृथ्वी के बारे में, फिर अपन इसको खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुद का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के पास खुद का चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, तो हमने आपको बताया था जब हमने सौर ज्वाला पढ़ रहे थे। तो क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र, जो सौर ज्वाला से सूर्य से जो ऊष्मा की विशाल मात्रा निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उसको रास्ता को परिवर्तित कर देता है, यानी वो पृथ्वी तक नहीं आने देता है उस सौर ज्वाला के खतरनाक किरणों को, है ना। ये अपने लिए बहुत एडवांटेज है कि चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के पास। और ये कैसे उत्पन्न होती है, तो घूर्णन करती हुई जो पृथ्वी है ना, घूर्णन करती हुई पृथ्वी डायनेमो की तरह कार्य करती है। कैसे, डायनेमो की तरह, डायनेमो की तरह कार्य करती है। जो घूर्णन कर रही है ना पृथ्वी, घूर्णन करती हुई पृथ्वी डायनेमो की तरह कार्य करती है, और यही वजह है कि इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरा आप ये दिमाग लगाओ कि हमने अभी क्या पढ़ा, कोर जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, वहां पे क्या है, निकेल और लौ है। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए निकेल और लौ बहुत इंपॉर्टेंट है, और निकेल और लौ की वजह से जो ये घूर्णन करती है ना, घूर्णन करती हुई पृथ्वी निकेल और लौ कोर में अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और यही चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें सौर ज्वाला के खतरनाक किरणों से बचाती है। तो ये था अपनी पृथ्वी के बारे में, बहुत कुछ देख लिया हमने। इससे ज़्यादा क्या है, पृथ्वी के बारे में तो हम 2-3 लेक्चर पूरा देखेंगे, तो इसलिए यानी पूरा पृथ्वी के बारे में ही तो पढ़ना है अपने को, है ना। तो पृथ्वी के बारे में इतना अभी के लिए काफ़ी है, फिर जब अपन फिजिकल भूगोल में आएंगे तब इसके बारे में और अध्ययन किया जाएगा। तो ये हो गया अपनी पृथ्वी के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में अपने पास अब नेक्स्ट आएगा वो है, पृथ्वी के बाद क्या है, हमने कहाँ तक देख लिए, सौर मंडल जो है उसमें ये क्या है, मरकरी, उसके बाद क्या है वेनस, उसके बाद क्या है पृथ्वी, और उसके बाद क्या है मार्स।
मार्स, ठीक है। तो हमें अब क्या देखना है, मार्स, जिसको क्या बोलते हैं, मंगल। मंगल काफ़ी प्यारा सा ग्रह है और बहुत छोटा है। चलो मंगल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले अब। मंगल, इसमें सबसे पहला क्या है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है ये। सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, मंगल है। अब अगर हम इसकी बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा होगा, चौथा। दूरी के हिसाब से क्या है, दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, राइट। इससे पहले क्या आता है, पृथ्वी, उसके बाद शुक्र आता है और उससे पहले भी बुध आता है, ठीक है। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, राइट। लाल ग्रह के नाम से भी जाना, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसकी जो मिट्टी है ना, मंगल की जो मिट्टी है, इसमें लौह के ऑक्साइड पाए जाते हैं, लौह के ऑक्साइड की प्रचुरता है। मंगल की जो मिट्टी है, मंगल ग्रह की जो मिट्टी है, उसमें लौह के क्या है, लौह की ऑक्साइड की प्रचुरता है, जिसके कारण इसका जो रंग है ना अंतरिक्ष से, वो लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने मंगल के बारे में अभी क्या क्या देखा, मंगल के बारे में हमने दो तीन चीज़ देखे। सबसे पहले ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, क्या है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और मिट्टी की ऑक्साइड की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, राइट। इसके बाद इसके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो 95% CO2 है, 1 से 3% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हिंदी लिख देते हैं यार, नाइट्रोजन 1 से 3%। सबसे पहले क्या है, 95% CO2 है, 1 से 3% क्या है, नाइट्रोजन है, 1 से 2% आर्गन है। 1 से 2% क्या है अपने पास, आर्गन है मंगल के पास, 1 से 2% आर्गन, और 0.1 से 0.3% ऑक्सीजन है। तो मंगल की जो वायुमंडल है उसमें क्या है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 से 3% नाइट्रोजन है, 1 से 2% आर्गन है और 0.1 से 0.3% ऑक्सीजन है। ये क्या है, मंगल के वायुमंडल की कहानी है। वायुमंडल में ये सब चीज़ें पाई जाती है। दूसरा कि ये जो है ना, पृथ्वी सदृश गैस के नाम से भी जाना, पृथ्वी सदृश ग्रह के नाम से, पृथ्वी सदृश ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सदृश क्यों, क्योंकि जो इसका झुकाव है वो पृथ्वी के समान है, 25 डिग्री 12 मिनट करके झुकाव है इसका। उसके बाद जो इसमें जो दिन रात होते हैं ना, वो पृथ्वी के ही समान होते हैं, थोड़ा सा का अंतर है। ऋतु परिवर्तन भी यहाँ पृथ्वी के जैसा ही होता है, इसलिए इसे पृथ्वी सदृश ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था मंगल के बारे में थोड़ा बहुत, थोड़ा सा और हमें इसके बारे में देखना है। तो हमने क्या देखा अभी तक, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, लौह की ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में, लौह की ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है इसकी मिट्टी में, इसलिए जो है ना इसका रंग लाल रंग का हो जाता है। इसके वायुमंडल में हमने क्या क्या देखा, वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद 1 से 3% नाइट्रोजन है, 1 से 2% आर्गन है, राइट। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसको क्या बोलते हैं अपन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पे है, उसको अपन बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं, जस्ट वेट, ओलंपस मेसी, हाँ ओलंपस मेसी बोलते हैं इसको, राइट, ओलंपस मेसी। और उसके बाद सौरमंडल का जो है सबसे ऊंचा पर्वत वो क्या है, निक्स ओलंपिया, वो भी मंगल पे ही है। दूसरा इसके बाद दो उपग्रह है, फोबोस तथा डिमोस। और ये जो डिमोस है ना, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये है मंगल के बारे में। देखो हमने क्या बताया, मंगल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ समझ चुके हैं पीछे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो क्या है, ओलंपस मेसी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो कहाँ है, मंगल पे ही है। और हमने आपको अभी बताया था कि मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होगे कि वही ज्वालामुखी की वजह से ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया के नाम से जाना जाता है, वो भी कहाँ है, मंगल ग्रह पे। और ये क्या है, अपना जो एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट है ना, उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ये जो है सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो अपने माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। उसके बाद मंगल के बाद 2 उपग्रह है, फोबोस तथा डिमोस, जिसमें से जो डिमोस है ना वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये था मंगल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अब हम इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं मंगल ग्रह पे। इतना ही काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा और अपन एक बार देखते हैं, राइट। तो मंगल ग्रह का जो है थोड़ा सा एक आध मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मंगल ग्रह पे हमने बहुत सारे मिशन छोड़े हैं। तो सबसे पहले जो मिशन है 19 जुलाई 2020 ईस्वी को, सबसे पहले नहीं, एक मिशन छोड़ा गया था 19 जुलाई 2020 को, जिसको क्या बोलते हैं, होप मिशन। होप मिशन ये कहाँ से छोड़ा गया था, होप मिशन कहाँ से छोड़ा गया था, तो जापान के उससे छोड़ा गया था, राइट। 19 जुलाई 2020 ईस्वी को होप मिशन छोड़ा गया था, जो कि किसने छुड़वाया था, यूएई ने छुड़वाया था। यूएई इसको क्या बोलते हैं, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसने इसके यानी इसके वजह से इसने बोला था छोड़ने के लिए, छोड़ा कहाँ से गया था, जापान के अंतरिक्ष केंद्र से, राइट, अंतरिक्ष केंद्र से, जापान के अंतरिक्ष केंद्र से। यानी 19 जुलाई 2020 को होप मिशन जापान के अंतरिक्ष केंद्र से यूएई के द्वारा छोड़ा गया था। और ये जो है ना अरब देशों के लिए सबसे पहला मिशन था, अरब देशों का सबसे पहला मिशन था। छोड़ा कहाँ से गया था, जापान के अंतरिक्ष केंद्र से। ये हमने समझ लिया। दूसरा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, मंगल। अपने को ये भी पता है कि हमने भी एक बार मिशन मंगल छोड़ा था। वो कब छोड़ा था, 5 नवंबर 2013 को। कब छोड़ा था, 5 नवंबर 2013 को हमारा भी एक वो हो गया था, जैसे 5 नवंबर मिशन मंगल के नाम से जाना जाता है। 5 नवंबर 2013 को हमने एक वो छोड़ा था, मिशन मंगल के नाम से था वो, राइट। और जो अपना रॉकेट था उसका नाम क्या था, PSLV-C25, ये रॉकेट का नाम था। जो हमने इंडिया ने इसको छोड़ा था, इसको छोड़ा किसने था, इसरो ने। 5 नवंबर 2013 को हमने मिशन मंगल छोड़ा था, और ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था, उस रॉकेट का नाम क्या था, PSLV-C25। और ये जो है ना मंगल की ग्रह के जो है ना मंगल ग्रह के कक्षा में सफलतापूर्वक कब पहुंचा था, 24 सितंबर 2024 को। कब पहुंचा था, 24 सितंबर 2024 को। 24 सितंबर 2024 को ये मंगल के कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। सफलतापूर्वक
पहुंच गया था। तो ये हमने अभी 2 मिशन देखे। सबसे पहला 19 जुलाई 2020 ईस्वी को, जिसका नाम था होप मिशन उसका नाम था। और उसको कब छोड़ा गया था? 19 जुलाई 2020 ईस्वी को जापान के अंतरिक्ष केंद्र से यूएई के द्वारा, किसके? यूएई के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अरब देशों का सबसे पहला मिशन था। दूसरा हमने देखा कि 5 नवंबर 2013 को मिशन मंगल के नाम से छोड़ा गया था अपना एक, जिसका नाम क्या था? PSLV C-25। इसरो ने इसको छोड़ा था। ये 24 सितंबर 2020 ईस्वी को सफलतापूर्वक पहुंच गया था। कहाँ? मंगल ग्रह की कक्षा में। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत। अभी शायद लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं लेक्चर देखता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने अभी 4 ग्रह पढ़ लिए हैं, चारों आंतरिक ग्रह और चट्टानी ग्रह को हमने अध्ययन कर लिया है, जिसमें से मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स था। अब जो अपने पास जो 4 ग्रह बचे हुए हैं वो चारों गैसीय ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस चारों को हम देखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर और आएगा इस पे, उसके साथ हम खत्म करेंगे एस्ट्रोनॉमी को, और एस्ट्रोनॉमी खत्म करने के बाद हम आएंगे फिजिकल भूगोल में। फिजिकल भूगोल में हम पहला शुरू करेंगे भूआकृतिक विज्ञान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।